हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे और लगे रहो दोस्तों, क्योंकि 27 फरवरी तक आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है और अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे रहना है ताकि अपना पेपर बेस्ट जाए। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाए। आज के सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पेपर। और आज का ये अपने हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर में से अंतिम पेपर रहने वाला है। और इससे पहले अपन ने 2022 से 12 तक के सारे पेपर कर लिए हैं। और जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के पहले वो पेपर देखिए, फिर बाद में इसे देखिए, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं और कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए अपन आज के पेपर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। विद्यालय शब्द में है, विद्यालय शब्द में क्या है बताना है। तो इसमें स्वर संधि है या व्यंजन है या विसर्ग है या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो इसमें से जो सही आंसर जो अपने रहेगा वो क्या रहेगा, स्वर संधि। स्वर संधि वो अपना सही आंसर रहेगा। और स्वर संधि होती है वो क्या होती है, दो स्वरों के मेल से जो बनता है शब्द उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि। और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि दोस्तों व्यंजनों के मेल से बनती है। ठीक है, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या कह रहा है। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द है, इसका क्या होगा, संधि विच्छेद बताना है। तो पवन का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा पोदन अन। पोदन अन है जो इसका क्या है, सही संधि विच्छेद है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या कह रहा है। हिंदी में वचन होते हैं, वचन कितने होते हैं दोस्तों हिंदी में, तो वो होते हैं दो। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन, ये दो वचन होते हैं हिंदी में। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगरा का बहुवचन होगा, आगरा का क्या बहुवचन होगा वो अपन को बताना है इसमें। तो आगरा का कोई भी बहुवचन नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो आगरा लिखा हुआ है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कोई भी बहुवचन नहीं होता है। तो फाइनली अपना आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बहुवचन नहीं होगा। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, यानी कि जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी अन्य शब्द के प्रयोग से, तो वो क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होगा वो। और जिस किसी शब्दों में, यानी जिन शब्दों में किसी अन्य शब्दों के प्रयोग के अनुसार अगर कोई परिवर्तन आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, विकारी। और अगर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है तो वो विकारी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और 6 को पढ़ते हैं। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से जो सही शब्द है उसका चयन करना है। और अपन देखते हैं इसमें से जो सही शब्द है वो कौन सा है, तो वो है तृष्णा। तृष्णा वो अपना सही आंसर है। और देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कवि का स्त्रीलिंग रूप, कवि लिखा हुआ है और इसका क्या पूछ रहा है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका आंसर ये रहा, कवियत्री। इसमें से बहुत से कंफ्यूज होते रहते हैं अधिकतर, और इसमें से दोनों आंसर ही करेंगे। कोई कोई तो कवित्री कर देगा, कोई कवयित्री करेगा। और अपना जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कवयित्री। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द। और अगर पूछे कि जो शब्द हिंदी में किसी परिवर्तन से प्रयुक्त होते हैं, अगर वो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और
जो शब्द किस बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान शब्द नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? पद होगा। मेरे से मिस्टेक हो गई है, आप इस पर ध्यान ना दीजिए दोस्तों। आप इसको पढ़िए। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर जिस शब्द में दोनों पद प्रधान होंगे तो वो क्या होगा? द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। और द्विगु समास की बात करें तो इसमें पहला पद संख्यावाची होगा और वो किसी विशेष समूह का बोध कराएगा, तो वो अपना क्या हो जाएगा? द्विगु समास। और यहाँ पर तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें पहला पद गौण होगा और उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। और दोस्तों तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, आपको पता हो तो इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। और वो भेद कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए टोटल। कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। तो ये 6 इसके भेद हो गए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वो फाइनल रूप से उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरी आगे वाली जो हर एक वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। तो देखते हैं अपने आगे का क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। शुद्ध शब्द है, इसमें जो जो शुद्ध शब्द है वो बताना है। तो इसमें से जो शुद्ध लिखा हुआ है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा डी आंसर, उज्जवल। ऐसे लिखते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखना और गलती बिल्कुल भी मत करिए। और देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। अनुरक्त का विलोम होगा, यानी जो अनुरक्त शब्द लिखा हुआ है इसका जो विलोम क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? विरक्त। विरक्त जो इसका क्या है? विलोम शब्द है दोस्तों। पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? 4 समूह दिए हुए, इसमें से जो अपन को बताना है जिसमें सभी शब्द क्या है? तत्सम है, यानी कि सभी क्या है? संस्कृत के शब्द है तत्सम का मतलब। तो इसमें से जो सभी तत्सम शब्द है वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, जो शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि लिखा हुआ है ये क्या है? सभी ये हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की परिभाषा तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जो बिना परिवर्तन के हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तत्सम। और जो परिवर्तित होकर के प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। द्वंद्व समास है, यानी कि इसमें से जो द्वंद्व समास है उसको बताना है। तो वह द्वंद्व समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नर और नारी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। और ये लंबोदर की बात करें तो ये दोस्तों है बहुव्रीहि समास, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा लंबा है उधर जिसका, तो किसका? गणेश जी का। यानी कि दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा अर्थ निकले तो वो क्या होता है? बहुव्रीहि समास दोस्तों। ठीक है। तो जो अंधकूप लिखा हुआ है वो क्या है? तो वो कौन सा समास हो जाएगा? तो वो होगा कर्मधारय समास। और शरणागत, यानी कि शरण को आगत, तो शरण को आगत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा होगा ये? कर्म तत्पुरुष समास। और अपने जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? नर और नारी। नर और नारी है वो क्या है? अपना आंसर है। पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17। नगर में रहने वाले को कहा जाता है, जो नगर में रहता है उसको क्या कहा जाता है? वैसे तो दोस्तों जो नगर में रहता है उसको नागरिक नागरिक कहते हैं या फिर नगरवासी कहते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखो तो इसमें क्या कहेंगे? नागर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। जातिवाचक संज्ञा नहीं है,
यहीं पर पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, कौन सा नहीं है और है, अपन इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अपन है वाले पे कर देते हो। तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपन एग्जाम में क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं और जल्दबाजी में नहीं है उसको है पढ़ लेते हैं, तो आधा अधूरा प्रश्न पढ़ते हैं। तो उसको क्वेश्चन को, मेरी राय तो यही है कि एक प्रश्न को आप 2 बार पढ़े, भले ही टाइम लगे, पर एक प्रश्न को 2 बार पढ़े और अच्छे से पढ़े। तो इसमें से जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, शैशव। अगर यहाँ पर शिशु होता, क्या होता? शिशु होता, तो वो क्या होता? जातिवाचक संज्ञा होता। लेकिन ये जो शैशव है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? इसमें से जो संप्रदान कारक है उससे बताना है। तो फाइनली इसमें से जो संप्रदान कारक है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजा ने निर्धनों के लिए कंबल दिए, ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। दोस्तों अगर हिंदी में कारकों की बात करें तो हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? तो वो होते हैं 8। चलिए देखते कौन कौन से कारक होते हैं। तो वो होते हैं कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। अगर दोस्तों मैं आपको विभक्ति के 7 कारकों के नाम बताऊँ तो वो हो जाएंगे कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की और अधिकरण में पे पर। ये हो जाएंगे दोस्तों विभक्ति के 7। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं दोस्तों। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। वह लिखा है वो किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना है। तो इसमें से जो ये वह लिखा हुआ है तो वो किस प्रकार का शब्द है? तो वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करनी हो तो वो आप कैसे करोगे? तो इसके उदाहरण मैं देती हूँ आपको। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करें तो उसके उदाहरण हो जाएंगे मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझे, तू, तुम, तुम्हारा, वह और वे। ये शब्द आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो उसके उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों आप, अपने आप, खुद, निज, स्वयं, स्वतः, ये आदि के हो जाएंगे निजवाचक के उदाहरण। और अगर संबंध की बात करें तो जो, जिसका, जो, सो, जितना, उतना, ऐसे जो आते हैं वो क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक। और अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, उसकी पहचान की बात करें तो उसके उदाहरण हो जाएंगे कोई, कुछ, कौन, किसने, ये सब क्या हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अपना जो आंसर है वो क्या है? वह शब्द पूछा है वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है? जो इसमें से जो संयुक्त क्रिया का वाक्य दे रखा है उसको अपन बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। यानी कि इसमें 2 क्रिया है, एक तो पढ़ना और दूसरा क्या है? आना। कौन, कितनी क्रिया है? 2। यानी कि 2 क्रियाओं से मिलकर कोई शब्द पूरा होता है तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 को, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो सरल या साधारण वाक्य होता है उसकी परिभाषा क्या होती है और वो किसको कहते हैं? तो वो कहेंगे जिसमें एक उद्देश्य, एक विषय और एक ही क्रिया हो, तो उसको क्या कहेंगे? सरल या साधारण वाक्य। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है वो बताना है। तो इसमें उद्देश्य क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहन। मोहन है जो क्या है? उद्देश्य। अगर इसमें क्या कहते हैं, विधेय पूछे
तो विधेय क्या होगा, बाजार जा रहा है। जो बाजार जा रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका विधेय। यानी कि जो हिंदी में वाक्य होते हैं उसके दो अंग होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। अगर उद्देश्य से पूछे तो जिसके बारे में बात की जाए वो होता है, ठीक है। तो इसमें अपन को आंसर मिल गया, कौन सा, मोहन। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। इसमें से जो मिश्रित वाक्य है उसको बताना है। तो इसमें से जो मिश्रित वाक्य है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। मैंने क्या सुना, नीना पास हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी है जो अपने क्या हो जाएगा, सही आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी को उद्धरण करना है, क्या करना है, उद्धरण करना है, तो उसको कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे या उसको क्या कहेंगे, तो वो कौन सा उद्धरण का होगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। क्या करेंगे, ये वाला जो उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है इसका प्रयोग करेंगे अपन। और अगर जो विस्मयवाचक चिन्ह का बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, ये होता है जो विस्मयवाचक चिन्ह होता है, यानी कि आश्चर्यजनक, वाह, काश, ऐसे जो बोलते हैं ना वो वाला क्या होता है, विस्मयवाचक वाक्य होता है। और अगर उसके चिन्ह की बात करें तो ये वाला जो चिन्ह आपको दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक। और जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो तो आपको पता ही है दोस्तों, ये वाला जो प्रश्नवाचक। और अगर निर्देशक शब्द की बात करें तो निर्देशक का चिन्ह होता है ये वाला, कौन सा, ये जो है वो निर्देशक चिन्ह। तो अपना जो फाइनली आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। इसमें से जो सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो वाक्य कौन सा है, बताना है। तो वो जो सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, जो पत्र आज आया है कहाँ है। यानी कि यहाँ पर क्या है, कोमा लगा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके बोलना है, जैसे कि जो पत्र आज आया है कहाँ है, इस प्रकार से। तो आपको सही आंसर मिल गया। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं। शेर को सामने देखकर डैश डैश डैश, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। तो ये जो चार वाक्य दिए हुए इसको अपन यहाँ पर रख के देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है, जिससे क्या हो जाएगा, मुहावरा सही हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले वाला पढ़ते हैं। शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। यार शेर को देखकर 7वें आसमान में कैसे जाएगा वो। दूसरा पढ़ते हैं, मैं आग बबूला हो उठा। यानी कि शेर को सामने देखकर मैं आग बबूला हो गया, यानी कि मेरे को गुस्सा आ गया। यार ऐसे कैसे हो सकता है, शेर को देखकर किसको गुस्सा आता है। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। ये भी नहीं जमेगा दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहे हैं, मेरे प्राण सूख गए। ये सही है। यानी कि इसमें जो सही वाक्य जो जमेगा वो कौन सा है, शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, ये वाक्य क्या है, सही है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28, सही मुहावरा बताना है। क्या करना है, सही मुहावरा बताना है। तो इसमें से जो सही मुहावरा है वो क्या हो जाएगा, नेत्रों में मिट्टी डालना, नहीं। आँखों में रेत फेंकना, नहीं। आँखों में धूल झोंकना, सही है ये, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहे हैं, आँखों में कचरा डालना, नहीं। तो जो अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आँखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। ठीक है दोस्तों, आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करिए, अपने माँ बाप की आंखों में धूल मत झोंकिए, ठीक है। देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29, हाथ न आना मुहावरे का निकटतम अर्थ है।
यानी कि जो लिखा हुआ है हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा इसमें से? तो वो हो जाएगा, कौन सा होगा? पकड़ में ना आना। ऑप्शन नंबर ए ही अपना आंसर है जो अपना सही है। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है? तो इसमें चक्कर आ जाना? नहीं। अहंकारी हो जाना? यस। क्या हो जाएगा? अहंकारी हो जाना। दोस्तों आप भी नौकरी लगने के बाद अहंकार मत बन जाना, अहंकारी मत बन जाना दोस्तों। सदा ही आप क्या रहना, दूसरों के प्रति विनम्र रहना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है और अपनी क्लास का अंत करते हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक राय जानना चाहती हूँ कि अपने जो हिंदी के पेपर है ये हो गए, इसके बाद कौन से सब्जेक्ट की क्लास ले जिससे कि पुराने पेपर अपन और देखेंगे दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, उसके आधार पर मैं कल अगले सब्जेक्ट की क्लास लेकर के आऊँगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।